दिस वीडियो इज़ वैलिड फॉर ऑल दो स्टूडेंट जो कि 2026, 2027 और 2028 की मई, जून और अक्टूबर नवंबर में अपीयर हो रहे हैं। सो दिस विल रिमेन वैलिड फॉर द नेक्स्ट 3 years। और उसके बाद बहुत चांस है कि आपका सिलेबस दोबारा से हल्का सा चेंज हो जाए, दोबारा से हल्का सा। मेजर चेंजेस इस साल आ गए हैं, जितने भी मेजर चेंजेस आने थे। अब आगे अगर वो चेंज होगा भी सही तो बहुत हल्का सा होगा, या कुछ कुछ टर्म्स को वो चेंज कर देंगे, कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड कर देंगे, कुछ चीज़ें रिमूव कर देंगे, दैट इज़ इट। सो एग्ज़ाम से 3 दिन पहले हम लोग की कॉम्प्रिहेंसिव ये एक वीडियो है, जिसके अंदर आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसको बहुत गौर से आप देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर रहे होंगे। सो द लॉन्गर द वीडियो इज़ द मोर बोरिंग इट गेट्स। सो टेक ब्रेक्स, अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं आप ज़रूर बीच में ब्रेक लीजिए, मगर इनमें जो चीज़ हम कवर अप कर रहे हैं वो हम एग्जैक्टली एग्जामिनर के जो भी यानी अभी हमने जो भी हमें लग रहा है कि अभी एग्ज़ाम के अंदर यानी आएंगी चीज़ें, और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो आई फेल्ट के भी आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, मुझे आप तक कम्युनिकेट करना चाहिए, तो वो सारी इसमें चीज़ें मौजूद होंगी। सो अगर बीच में कभी नींद आ रही है, बोर फील हो रहे हो, पॉज़ द वीडियो, क्लोज़ द टैब और बाद में जाके देख लें कभी, ठीक है? मगर इन 3 दिनों के अंदर जो इसमें चीज़ें बताई गई हैं, इफ़ यू फॉलो इट देन येस आई कैन गारंटी योर ग्रेड, मगर इफ़ यू डू नॉट फॉलो इट तो फिर इट इज़ अप टू यू। ठीक, तो ये सारा अभी तक मैंने जितने भी बच्चों को पढ़ाया, जितनी भी सारी मेरा पूरा ओ लेवल्स कॉमर्स का एक जर्नी रहा है, उस सारे को मैं एक तरह से यू कैन से कि समराइज़ करके मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि आपके काम का है वो। सो लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक एजुकेशन बेसिकली हमारा इदारा है छोटा-सा, और इसमें हम बेसिकली कवर अप करते हैं ओ लेवल्स और ए लेवल्स इन एज़ लेस टाइम एज़ पॉसिबल। सो हम ओ लेवल्स को कवर अप करवाते हैं विद इन 1 ईयर, ऑल 8 सब्जेक्ट्स, और हम ए लेवल्स कवर अप करते हैं विद इन 3 टू 6 मंथ्स एट द मैक्स। मैंने खुद अपना बहुत कम टाइम में किया था ओ लेवल्स, मैंने अपना ए लेवल्स 2 एंड अ हाफ मंथ में किया, और इसी तरह ओ लेवल्स मैंने बहुत कम टाइम में किया। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे अपने दोस्त हैं जिन्होंने बहुत कम अरसे में ओ लेवल्स और अपने ए लेवल्स इकट्ठे किया। सो दैट इज़ व्हाट वी डू। इससे आपका टाइम बचता है, आपकी कॉस्ट बचती है और आपकी एफर्ट बचती है। यू डू नॉट नीड टू स्पेंड 5 एंटायर ईयर्स इन जस्ट गेटिंग अ डिग्री ऑफ ओ लेवल्स, बल्कि आप बहुत पहले, बहुत जल्दी, अपने बाकी कोलीग से काफ़ी पहले आप फ्री हो जाते हैं। फिर आपकी आगे मर्ज़ी है, यू कैन एन्जॉय योर योर लाइफ, या यू कैन अप्लाई फॉर अ यूनिवर्सिटी। तो अगर यूनिवर्सिटी में एज लिमिट नहीं है, सो आई हैव सीन स्टूडेंट जो कि 15 साल के, जो कि 16 साल के, एंड दे हैव बीन डूइंग देयर बैचलर्स। तो why spend 5 years if you can do it within 1.5 year या maximum 2 years? एनफ विद इट, आगे चलते हैं। आज के एजेंडे में हम सबसे पहले कवर अप करेंगे योर सिलेबस क्रैश कोर्स। सिलेबस क्रैश कोर्स मुकम्मल सिलेबस का नहीं है। इसमें हम सिर्फ वो चीज़ें कवर अप कर रहे होंगे जो कि आपके भी 3 दिन बाद आने वाले एग्जाम के अंदर आई बिलीव दे आर इम्पोर्टेंट एंड दे मे कम इन योर एग्जाम। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द एंटायर सिलेबस दैट आई वुड वांट यू टू फोकस अपॉन। ठीक, सो बजाय इसके कि आप मुकम्मल सिलेबस की रिवीजन करें, आई वांट यू टू, आप इसको जो जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा उनको आप देखें। अगर आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आते तो फिर उसको बार बार रिवाइज करें। देन यू हैव डेफिनेशंस। डेफिनेशंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और डेफिनेशंस हमारे पास इस नए सिलेबस के अंदर यू नीड टू नो 14 टू 16 डेफिनेशन है, जिसको बाकायदा एग्जामिनर ने कहा है कि यू शुड नो द मीनिंग ऑफ ब्ला 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 एंड सो ऑन। तो वो 14 टू 16 डेफिनेशन है, वो आपको आनी चाहिए। रट्टा नहीं मारना हमने, डेफिनेशन का मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से रट्टा मारे बगैर हमने विदाउट रोट मेमोराइजिंग हाउ वी कैन रिटेन दोज डेफिनेशंस। देन यू हैव आंसर फॉर्मेट्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारी चीज़ों में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर फॉर्मेट्स है, देन यू हैव डेफिनेशंस, देन यू हैव सिलेबस। तो आंसर फॉर्मेट्स जो होंगे वो 1 से लेके 8 मार्कर्स तक, हमने कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या उनका फॉर्मेट होगा और हमने क्यों करना है, सर हमें कितने मार्क्स मिलेंगे। फिर हम पेपर 2 के ऊपर कुछ बात करेंगे, एंड हाउ टू यूज़ एआई फॉर योर प्रिपरेशन, एंड लास्टली हाउ टू स्टडी फॉर एग्जाम। फिर हम आएंगे टुवर्ड्स योर क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। एक चीज़, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बीच में अगर आप कभी बोर हो जाए, कभी नींद आ जाए, पॉज द वीडियो, आई वांट यू टू टेक अ रेस्ट, और फिर आप बाद में जाके देख लें उसको, क्योंकि इसमें जो भी हम चीज़ें कवर अप कर रहे हैं वो इस तरह से नहीं है कि आप एग्जाम से पहले सिर्फ आप हेडफोन लगा लें एंड ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगी। यू हैव टू एक्टिवली वॉच इट। सो सिलेबस क्रैश कोर्स में हमारे पास जो 6 यूनिट्स हैं, हर 6 यूनिट में से हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हमने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे हमने आपके सामने ले आए हैं, उसको हमने एक्सप्लेन कर लिया। सबसे पहले यू हैव योर यूनिट नंबर 1, और यूनिट नंबर 1 के अंदर हमारे पास यू हैव ट्रेड और कॉमर्स के बीच में फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर 6 मार्कर में, 8 मार्कर्स में इसको आपस में
मिला देते हैं, खास तौर पे इन देयर फोर मार्केट्स एज वेल। तो ट्रेड इज़ नॉट कॉमर्स। ट्रेड जो होती है दैट इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि कॉमर्स जो होती है दैट इज़ बेसिकली द सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ दैट सपोर्ट ट्रेड। तो ट्रेड क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और कॉमर्स क्या है? एक्टिविटीज़ दैट सपोर्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ इट। तो ये दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ट्रेड इज़ अ लार्जर कॉन्सेप्ट, कॉमर्स उसके अंदर आती है, कॉमर्स उसको सपोर्ट करता है। सो प्राइमरली ट्रेड एग्जिस्टेड, और फिर कॉमर्स की नीड हमें महसूस हुई, जिसकी वजह से फिर कमर्शियल एक्टिविटीज़ पैदा होना शुरू हो गई, जिसमें बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउसिंग है, रिटेलिंग है, इंटरमीडियरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एडवर्टाइजिंग है। देन यू हैव हाँ, सीक्वेंस ऑफ इंटरमीडियरीज, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एग्जामिनर पेपर वन के अंदर इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देता है कि आपको डिफरेंट इंटरमीडियरीज की एक लिस्ट दे देगा, और वो आपसे पूछेगा कि भी कौन सा पैटर्न, कौन सा सीक्वेंस इसमें इनकरेक्ट है। तो आपको इसमें फिर चूज़ करना होगा वो सीक्वेंस जहाँ पे सप्लायर शुरू में आएगा, मैन्युफैक्चरर उसके बाद में, होलसेलर उसके बाद में, रिटेलर उसके बाद, और फिर आखिर में आपका कंज्यूमर आ जाएगा, या फिर आपका कस्टमर आ जाएगा। हमेशा आपने याद रखना, रिटेलर आपका कस्टमर से पहले होगा, और होलसेलर रिटेलर से पहले होगा। सो फर्स्ट कम्स रिटेलर, सॉरी फर्स्ट कम्स होलसेलर, देन योर रिटेलर, देन योर कस्टमर। ये जो ये वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट, जिसको हम कहते हैं योर डाउन स्ट्रीम पार्ट, मोर ऑन दिस लेटर। इसका पैटर्न बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि बच्चों को ये वाला पैटर्न तो आता है जिसको हम अप स्ट्रीम कहते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये अप स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है। मगर होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर, एग्जामिनर लव्स टू शिफ्ट देयर रोल्स, और फिर वो आपसे पूछते हैं, और फिर अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो पहले होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर। आगे होम ट्रेड बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। होम ट्रेड में हमारे पास दो तरह के इंटरमीडियरीज होते हैं। पहला आपके पास है होलसेलर, और दूसरा है रिटेलर। हाँ, इसमें अगेन आपने याद रखना कि होलसेलर जो होगा वो रिटेलर के लिए ज़रूरी है, रिटेलर होलसेलर के लिए ज़रूरी है। तो ये एक दूसरे को, आप समझे कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। होलसेलर करता क्या है कि वो बल्क में बाय करता है, वो प्रोड्यूसर के या वो मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्शन लाइंस को क्लियर करता है। सिमिलरली वो फिर बल्क में बाय करके उसको ब्रेक करता है, दे ब्रेक द बल्क, एंड देन दे सेल इट एट अ होलसेल रेट, विच मीन्स कि वो डिस्काउंट देते हैं आपको, यानी कस्टमर को या फिर वो रिटेलर को डिस्काउंट देते हैं। और रिटेलर क्या करता है? रिटेलर बहुत एक्सेसिबल होता है, बहुत कन्वीनियंट होता है, और बहुत उसके पास वैरायटी मौजूद होती है। तो हमारे हर जगह पर, हर मोहल्ले में, हर कम्युनिटी में, हर टाउन में, हर सिटी में वी हैव रिटेलर्स। मगर हर जगह पे होलसेलर्स नहीं होते। होलसेलर सिर्फ शहर में, टाउन में एक होता है, या दो होंगे, या फिर मैक्सिमम 5 होंगे। तो फिर आपको डेफिनेटली रिटेलर्स के पास जाना पड़ता है, बजाय इसके कि आप पूरा का पूरा अपना सिटी ट्रैवल करें जस्ट टू मीट दैट सिंगल होलसेलर। पर हाँ, ये है कि अगर आप होलसेलर से अगर आप बाय करें, तो वो सिर्फ रिटेलर को डिस्काउंट नहीं देता, बल्कि वो कंज्यूमर्स को भी देता है। मगर आप बल्क में यानी बाय करेंगे तो आपको मज़ीद डिस्काउंट मिलेगी। तो जिस तरह से एक रिटेलर करता है कि वो अपनी मुकम्मल शॉप का सामान एक होलसेलर से लेता है, दैट इज़ नॉट कॉल्ड बल्क, क्योंकि बल्क बहुत लार्ज क्वांटिटी होती है, मगर फिर भी उसको एक डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आप अपने पूरे महीने का सौदा सेल्फ, अपने पूरे महीने की ग्रॉसरी किसी होलसेलर से खरीदेंगे, दे विल गिव यू डिस्काउंट एज कम्पेयर टू अ रिटेलर। देन यू हैव इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें हमारे पास भी अगेन दो इंटरमीडियरीज होंगे। इंटरमीडियरीज कहते हैं मिडिल मैन को, यानी इंटरमीडियरी होते हैं ये जो बीच में लोग हैं। किसी भी दो बंदे के बीच में जो बंदा आएगा, उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, उन दोनों को आपस में असिस्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं इंटरमीडियरी, यानी मिडिल मैन। पहला होता है हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड में, यहाँ ब्रोकर। ब्रोकर का ये होता है सीन कि ब्रोकर के पास ओनरशिप नहीं आती गुड्स की, बल्कि ब्रोकर जो होता है वो सिर्फ बायर और सेलर को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक, और वो फिर बीच में अपना कमीशन लेता है। जबकि जो फैक्टर होता है वो बाकायदा ओनरशिप ले लेता है गुड्स की, यानी वो आपसे वो चीज़ खरीद लेगा। जो आपसे वो चीज़ खरीद लेगा, फिर वो अपने नाम पे वो चीज़ आके बेचेगा आगे जाके। और वो चूँकि आपसे पहले खरीदेगा, तो वो आपसे डेफिनेटली डिस्काउंट माँगेगा, एंड यू विल हैव टू ऑफर इट, यू लाइक यू विल हैव टू ऑफर देम सम टाइप ऑफ सेल और सम टाइप ऑफ डिस्काउंट, क्योंकि वो आपसे ऑन द स्पॉट फ़ौरन बाय कर रहा है। तो फैक्टर हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? ख़ास के जब हमने इंटरनेशनल ट्रेड करनी है, तो वहाँ पे हमारे पास चीज़ हमसे बिक नहीं रही होती, क्योंकि हमें इंटरनेशनल मार्केट्स का आइडिया नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे यानी यहाँ से बैठ के मैं जर्मनी में कोई चीज़ बेचना चाहता हूँ, सो इट इज़ बेटर कि कोई जर्मन फैक्टर हो जो कि मुझसे वो चीज़ खरीद ले, मैं उसको डिस्काउंट पे दे दूँ, ताकि मुझे अपना प्रॉफिट आज के ही दिन मिल जाए। फिर आगे उसको जितनी देर यानी उसको फिर जितनी देर लगे, बेशक महीना लगे बेचने में, तो आगे फिर वो उससे काम होता है। मगर जो ब्रोकर होता है उसके साथ ये होता है कि वो फिर ढूँढेगा बायर को, और फिर आपसे वो मिलाएगा। यानी आप सेलर हैं, तो वो बायर को ढूँढेगा,
इसमें 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन, हफ्ता, महीना, जितनी भी देर लग जाए। फिर वो अपना बीच में कमीशन लेता है। देन यू हैव दिस टॉपिक, थ्री एलिमेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन योर न्यू सिलेबस। लॉजिस्टिक्स के ना जितनी भी इसकी जितनी भी डिटेल्स है वो सारी समड अप है इन योर definition of logistics. So you just need to remember this definition, और वो ये है प्लानिंग, मैनेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। तो इसमें हमारे पास तीनों एलिमेंट्स आ गए। प्लानिंग आ गया। प्लानिंग कौन करते हैं? फ्रेट फॉरवर्डर्स करते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर कौन होते हैं? वेल, फ्रेट फॉरवर्डर वो लोग होते हैं जो कि फ्रेट कहते हैं हम सामान को, फॉरवर्ड कहते हैं उसको फॉरवर्ड करने को। तो ये वो लोग होते हैं जो कि सामान को आगे पहुंचाते हैं, जो कि उसको प्लान करते हैं, मैनेज करते हैं, जितनी भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जितनी भी इसकी लीगल पेपर वर्क होता है, वो उसको हैंडल करते हैं। और वो फिर यानी ऑर्डर देते हैं कि हाँ ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर हो गई है, इसका हमने टैक्स पे कर दिया, सब कुछ कर दिया, नाउ इट कैन बी डिलीवर्ड। तो ये सब कुछ प्लान करते हैं। एंड देन यू हैव योर मैनेजिंग। मैनेजिंग कौन करते हैं? वेयर हाउस करते हैं। मैनेजिंग क्या होती है? बेसिकली फॉर एग्जांपल, अब एक वेयर हाउस है, वहाँ पे बहुत सारा सामान आया हुआ है, तो उसको पैक करना, उसको लेबल लगाना, इसने कहाँ पे जाना है, कौन सी गाड़ी पे जाएगा, कौन से मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेगा, कब निकलना है इसने, और कहाँ पर इसने पहुँचना है, और किस राइडर को हमने देना है। तो ये सारी चीज़ें एक वेयर हाउस करता है। यानी जितनी भी डिलीवरी की चीज़ें हैं वो सारी ये लोग करते हैं। और फिर डेफिनेटली वो जो ट्रांसपोर्टेशन वाले जो लोग हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स को, यानी जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, या जो बाइक के राइडर्स होते हैं, तो वो फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स को। सो यू हैव थ्री मेन एलिमेंट्स इन लॉजिस्टिक्स: प्लानिंग, मैनेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। यहाँ पर हो गया हमारे पास यूनिट 1 की तमाम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अब हम आगे आते हैं टुवर्ड्स योर यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 के अंदर वी हैव द डिफरेंस, हाँ सॉरी, सबसे पहले इसमें आ जाएगा पब्लिक कॉर्पोरेशन के फीचर्स और उसके रीजन। इसको एग्जामिनर ने बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है अपने नए सिलेबस के लिए। सो यू नीड टू नो कि भाई पब्लिक कॉर्पोरेशन जो होती है वो क्यों वो क्या नहीं, वो क्यों रन करती है अपने आप को। तो इसकी जो रीजंस हैं, वी हैव कि वो चाहती है कि हम अपना सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करें, अपने अपनी कम्युनिटी का, अपने कंट्री का, अपने टाउन का, अपने गांव का, जो भी है। तो सोशल वेलफेयर हम कहते हैं लोगों की भलाई, लोगों की खैर खाई, लोगों का बेनिफिट, सोशल वेलफेयर। एंड टू प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज। अच्छा, ये कौन सी सर्विसेज होती हैं? ये वो सर्विसेज होती हैं जो कि प्राइवेट फर्म्स इतनी रेडिली अवेलेबल नहीं होती इसको ऑफर करने के लिए। फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लाइट्स। अब स्ट्रीट लाइट्स कौन सी प्राइवेट फर्म बना के दे? क्योंकि स्ट्रीट लाइट के ऊपर आप टैक्स नहीं यानी आप स्ट्रीट लाइट के ऊपर आप कैसे फी लेंगे उनकी? यानी स्ट्रीट लाइट तो हर किसी के लिए होती है ना, तो आप किससे किससे आप उसके यानी पैसे लेंगे? अगर आप आसपास जो घर हैं अगर उनसे पैसे लेंगे, तो वो तो कहेंगे भाई स्ट्रीट लाइट तो हर कोई फ़ायदा उठा रहा है, जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं वो भी तो फ़ायदा उठा रहे हैं, आप उनसे क्यों नहीं ले रहे पैसे? तो ये कुछ ऐसी एसेंशियल सर्विसेज होती हैं जिसके लिए ज़रूरी होता है कि आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दें। यू हैव डिफेंस, यू हैव यानी आर्मी जो है, पुलिस है, सैनिटाइजेशन है, इसी तरह से आपके पास CDA है जो यानी आपके मुकम्मल ग्रीनरी का, फॉरेस्ट का, सफाई का ख्याल रखती है, एंड सो ऑन। उसको हम कहते हैं एसेंशियल सर्विसेज। उनको जब हम प्रोवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सोशल वेलफेयर बढ़ता है। देन यू हैव हाँ, मोनोपलीज। पब्लिक कॉर्पोरेशन इसलिए भी एग्जिस्ट करती हैं ताकि मोनोपलीज को तोड़ें, क्योंकि अगर किसी एक जगह पर कोई बंदा फ्री में कोई सर्विस ऑफर नहीं कर रहा, या फिर एट अ लोअर रेट कोई सर्विस ऑफर नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोग यानी मजबूर होंगे किसी ऐसे से बाय करने के लिए जो कि बहुत एक हाई प्राइस पे बेच रहा हो। फॉर एग्जांपल, 3 कंपनीज़ हैं जो कि बिजली बेचती हैं, तीनों बहुत हाई प्राइस पे बेच रही हैं। तो अब यानी वी डोंट हैव एनी चॉइस, हमें इन तीनों में से किसी एक से हमें यानी लेना होगा। तो सोशल वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा यहाँ पे। तो वो क्या करती हैं, इनकी मोनोपोली को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट अपना एक इदारा खोलती है जो कि बिजली बहुत एक लो फ़ी के ऊपर दे रही होती है, बहुत एक लो कॉस्ट के ऊपर दे रही होती है। तो जब हम उनसे बाय करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी तीनों जो कंपनीज़ हैं, उनकी सेल्स कम हो जाएँगी, तो हमने इफेक्टिवली उनकी मोनोपोलीज़ को तोड़ दिया। सिंपल एज़ दैट। ठीक है, तो पब्लिक कॉर्पोरेशन की जो फीचर्स है हमारे पास वो है कि दे आर ओन्ड एंड रन बाय द गवर्नमेंट एंड दे प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज। देन यू हैव MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज। इनका रीजंस क्या होते हैं? लाइक व्हाई डू दे लाइक व्हाई पीपल फॉर्म MNCs? उसकी वजह ये होती है कि दे वांट टू एक्सेस न्यू मार्केट्स। यानी पूरी दुनिया में जितनी भी आपके पास कंट्रीज हैं, तो वो सारे एक सेपरेट मार्केट हैं। यू कैन एक्सेस देम, यू कैन अवेल देम, यू कैन सेल योर प्रोडक्ट देयर। तो उसके लिए होता है। दूसरा ये है कि ताकि हम चीपर लेबर का फ़ायदा उठाएँ। देखें, जितने भी हमारे पास इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, अगर वो अमेरिका या फिर यूरोप के अंदर बैठ के अपनी प्रोडक्शन करेंगे, तो उनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जो आपके पास मिनिमम वेज है दैट इज़ क्वाइट हाई। सो दे विल हैव टू पे दैट मिनिमम वेज।
जबकि कंट्रीज़ लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, वियतनाम, कंबोडिया, हाँ, इस तरह के जो हैं कंट्रीज़ अफ्रीका, यहाँ पे मिनिमम वेज एग्जिस्ट करती तो है, मगर एक तो वो काफ़ी लो है, दूसरा उसका कोई रेगुलेशन नहीं है, यानी अगर कोई वो मिनिमम वेज नहीं दे रहा बल्कि उससे भी कम दे रहा है, सो देयर इज़ नो लीगल अथॉरिटी जो कि इसको चेक करती है। अपेरेंटली मिनिस्ट्रीज़ हैं और फिर ऐसा की बहुत सारी और कंपनीज़ हैं जो कि इसका ख्याल रखती हैं, मगर वो इतने यानी इतनी पाबंदी से और इतने एहतियात से नहीं देखते। सो यू कैन एक्सप्लॉइट चीपर लेबर, तो यहाँ पे बेनिफिट नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे एक्सप्लॉइट लिखना चाहिए था। लाइक यू विल शॉक्ड कि जो ज़ारा का जो 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 क्लोथिंग ब्रांड है, वो अपने क्लॉथ जो उसका कपड़ा है वो मैन्युफैक्चर करता है बांग्लादेश में, मुझे अब का नहीं पता मगर कुछ सालों पहले, और वहाँ पे दे यूज्ड टू पे सेंट्स, यानी 0 पॉइंट सम डॉलर्स पर डे टू देयर वर्कर्स। तो पूरे महीने में हार्डली डबल डिजिट का कोई फिगर बन रहा था पूरे महीने में, फॉर एग्जांपल $10 या $15 अ मंथ, जो कि कुछ भी नहीं है बांग्लादेश के अंदर। एनीवेज, तीसरा जो रीज़न होता है वो ये होता है कि भाई एमएनसी चाहती है कि भी हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हम अवेल करें। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है? द मोर यू प्रोड्यूस द लोअर कॉस्ट यू गेट, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो आपका जो कर्व होता है प्रोडक्शन का, चलिए कर्व को भी छोड़ दें, आप जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको आप समझ लें कि आपकी मशीनरी काम कर रही होती है, आपकी सारी चीज़ें बन रही हैं, तो आपकी कॉस्ट ऐसा ऐसा कम हो रही होती है, क्योंकि आपको बार बार रुक रुक के उस चीज़ को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होती, यानी आप एक फ्लो स्टेट में आप बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि एक तंदूर है, और वो तंदूर जो यानी एक ब्रेड शॉप है, और उस ब्रेड शॉप के अंदर यू हैव 2 एम्प्लॉयज़ और वो सिर्फ 5 ब्रेड बनाते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ा दिया एंड नाउ दे आर 5 एम्प्लॉयज़। तो उनकी जो प्रोडक्शन थी वो भी तो बढ़ जाएगी ना, राइट? तो उनकी प्रोडक्शन हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से उनकी होगी 10 ब्रेड्स होगी, तो 5 एम्प्लॉयज़ हैं, अब वो 10 ब्रेड्स बना रहे हैं। उन्होंने मज़ीद अपने एम्प्लॉयज़ बढ़ाए, तो उन्होंने अपने मज़ीद जब एम्प्लॉयज़ बढ़ाए, तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से उन्होंने एम्प्लॉयज़ के लिए 7 एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उनकी प्रोडक्शन मज़ीद बढ़ जाएगी। सो दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब आप अपने आप को एक्सपैंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है, और एट द सेम टाइम आपका काम आसान होता जाता है, क्योंकि अब सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, तो एक वो फ्लो स्टेट में वो चीज़ चल रही है। सो आपके पास बर्डन कम हो जाएगा, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, कॉस्ट कम हो जाएगी, टाइमिंग कम हो जाएगी, काम जल्दी होना शुरू हो जाएगा, अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बट इट हैज़ अ लिमिट, क्योंकि आप आखिर उस दुकान में कितने एम्प्लॉयज़ को स्टफ़ करेंगे? 20 लाएंगे, 30 लाएंगे, फिर बहुत रश हो जाएगा। फिर उल्टा, यानी काम फिर फ़ास्ट नहीं हो जाए, यानी फिर काम एफ़िशिएंट और फिर रैपिड नहीं होगा, बल्कि वो उल्टा स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा, और बहुत रश हो जाएगा, आपस में कुछ यानी झगड़े शुरू हो जाएंगे, और मिसहैप्स शुरू हो जाएंगे, चीज़ें गिर रही होंगी। तो इनको फिर हम कहते हैं डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। तो जो उसका ग्राफ होता है वो इस तरह से एक बेल कर्व होता है, यूँ करके। तो शुरू में आपके पास इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होती हैं, एंड देन यू हैव डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल लाइक दिस। एनीवेज़, अच्छा, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल और फिर डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, ये आपका ओ लेवल्स कॉमर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये मैंने आपको सिर्फ ये टर्म समझाने के लिए सारी एग्जांपल दी है। एमएनसीज के फ़ायदा क्या होता है? दे क्रिएट जॉब्स एंड दे इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी इन अ कंट्री, एंड लास्टली दे इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू। ये सिर्फ कुछ फ़ायदे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर आपको आते हैं, अगर आपकी बुक में मेंशन्ड है, अगर आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, फील फ्री टू यूज़ देम। मगर इसके जो ड्रॉबैक्स हैं एमएनसीज के, वो ये हैं कि दे कैन एक्सप्लॉइट चीप लेबर, और उस कंट्री की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहाँ के जो पानी है, वहाँ की जो गंग, यानी वहाँ के जितने भी रॉ मटेरियल है, तो बजाय इससे कि वो लोकल लोग इस्तेमाल कर रहे हों, ये एमएनसीज अपनी यानी अपनी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर रही होंगी, और फिर उसका प्रॉफिट कमा के बाहर लेके जा रही होंगी अपनी अपनी कंट्री के अंदर। सो लार्ज कैश आउटफ्लो, यानी आपकी कंट्री से पैसा चूज के बाहर लेके जा रही होंगी। देन यू हैव आउटसोर्सिंग। यूनिट नंबर 2 के अंदर आउटसोर्सिंग जो है, पहले तो नहीं था हमारे पास इस तरह से। इस मरतबा उन्होंने 2 टाइप्स डाली हैं आउटसोर्सिंग की। पहली टाइप है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हम कहते हैं जब आप बेसिकली अपना मैन्युफैक्चरिंग या फिर अपनी प्रोडक्शन को आप आउटसोर्स करते हैं किसी थर्ड पार्टी को। सो व्हाट हैपेंस कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, बजाय इसके कि आप खुद करें, खुद पसीना बहाएं, आपने कहा कि भाई मैं क्यों ना फलां बंदे को दे दूं, इसको मैं इतनी अमाउंट पे करूंगा हर महीने, और ये हर महीने मुझे मेरी सारी चीज़ें बना के देगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई क्रिएट लैपटॉप्स, मैंने लैपटॉप्स इसकी ज़िम्मे कर दी है, अब ये वही मेरा वाला फार्मूला, मेरी वाली टेक्निक इस्तेमाल करेगा, और एग्जैक्टली इन द सेम मैनर वो मेरे लिए लैपटॉप बना के देगा, एंड आई विल हैव टू पे देम। इसका फ़ायदा ये होता है कि भाई इट इज़ चीपर,
क्योंकि खैर एक्सपेंसिव होता है, मगर चीपर इस तरह से होता है कि बजाय से कि आप खुद, क्योंकि कुछ होती है कॉस्ट जो कि टेंजिबल कॉस्ट होती है, यानी पैसा, विच यू कैन टच। कुछ कॉस्ट होती हैं जो कि इंटेंजिबल होती हैं, जैसे टाइम है, टाइम को हम टच नहीं कर सकते। जैसे एफर्ट है, एफर्ट को हम टच नहीं कर सकते। तो आपकी जो, अगर आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका पैसा भी लग रहा होगा, टाइम भी लग रहा होगा, एफर्ट भी लग रही होगी। तो 3 कॉस्ट लग रही हैं। मगर अगर आप किसी को आउटसोर्स कर देंगे तो आपका सिर्फ पैसा लग रहा होगा। तो बाकी टाइम और आपकी एनर्जी और आपकी एफर्ट आपकी बच जाएगी। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ चीपर। देन इट इज़ फ्लेक्सिबल। आप जितना, यानी क्योंकि देखिए आपके पास क्या पता फैक्ट्री बहुत छोटी-सी हो, मगर जिसको आपने आउटसोर्स किया हुआ है, दे कैन प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ दोज़ थिंग्स, क्योंकि वो लोग इसी काम में ही माहिर हैं, वो लोग यही काम करते हैं। तो इसलिए बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जब भी ऑर्डर कम हो जाए, ऑर्डर ज़्यादा हो जाए, तो आप फ़ौरन उनको कॉल करें और आप फ़ौरन ऑर्डर की क्वांटिटी को आप बढ़ा या फिर आप गिरा सकते हैं। एंड देन यू हैव एक्सेस टू एक्सपर्टीज़। डेफ़िनिटली आप हर काम में माहिर नहीं होंगे, तो जब आप किसी को आउटसोर्स करते हैं, तो वो अपने काम में माहिर होता है, वो अपने काम में स्पेशलाइज़ होता है। सो यू कैन एक्सेस देयर एक्सपर्टीज़ इन योर प्रोडक्ट्स जस्ट बाय आउटसोर्सिंग योर मैन्युफैक्चरिंग या फिर योर प्रोडक्शन। मगर इसके नुकसान ये हैं कि क्वालिटी कंट्रोल जो आपकी नज़र में होगा, वो उनके यहाँ नहीं होगा। यानी वो लोग उस तरह से ध्यान नहीं रखेंगे क्वालिटी का, क्योंकि दे जस्ट हैव टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ गुड्स जो कि उन्होंने प्रोड्यूस करनी है, बस वो प्रोड्यूस करेंगे और उसको गुजारे वाला काम करेंगे। हाँ, क्वालिटी का क्या ख्याल रखेंगे, मगर उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से अगर आप खुद बनाएँगे उसको, तो उस वक़्त जितनी केयर, जितनी अटेंशन, जितना और फिर जितना आप क्वालिटी को आप यानी उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो उनके पास नहीं होगी। सेकेंडली, नो सीक्रेसी। आपकी जो भी मेथड्स हैं, आपकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो सारा लीक हो जाएगा। आपकी जो भी रेसिपी है, वो औरों तक यानी पहुँच जाएगी। अगर वो आप तक रहेगी तो फिर तो बहुत अच्छा है, मगर क्योंकि अब आप आउटसोर्स कर रहे हैं, सो यू विल हैव टू टेल देम कि हाउ यू मेक थिंग्स, ताकि वो भी उसी तरीके से बनाएँ। फिर आगे उनकी मर्ज़ी, आगे वो जितने लोगों को बताएँ, मेबी वो आपके कॉम्पिटिटर्स को सेल कर लें, मेबी वो उनको बता दें और आपके कॉम्पिटिटर्स फिर उस तरह की चीज़ें बनाना शुरू कर लें। देन यू हैव डिपेंडेंसी। आप डिपेंडेंट हो जाते हैं इनके ऊपर। अगर ये यानी अगर इसने अपनी प्रोडक्शन को कम कर दिया, या इसकी इसकी फैक्ट्री के अंदर आग लग गई, या इसके वर्कर्स बीमार हो गए, तो फिर आपकी प्रोडक्शन इफेक्ट हो जाएगी। हालांकि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, बट स्टिल यू विल बी अफेक्टेड, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो गए उनके ऊपर। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। देन यू हैव लॉजिस्टिक्स आउटसोर्सिंग। तो हमारे पास दो तरह की आउटसोर्सिंग है, एक है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी है लॉजिस्टिक्स आउटसोर्सिंग। इसमें ये होता है कि जो हमारी लॉजिस्टिक्स है, जिसमें तीन तीन एलिमेंट्स हैं, प्लानिंग, मैनेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। आप इन तीनों एलिमेंट्स को आप आउटसोर्स कर देते हैं किसी और को। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है, कभी यू गेट फास्टर डिलीवरीज, क्योंकि वो लोग अपनी लॉजिस्टिक्स के अंदर स्पेशलाइज होते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि भी आपको पेपर वर्क और लीगल डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम करनी पड़ती है। यानी कौन सी चीज़ को कहाँ पर, यानी मैं कौन सी चीज़ को कहाँ पर भेज रहा हूँ, क्या मैंने उसकी इंश्योरेंस की हुई है, नहीं की हुई, कब निकलेगी, किसका साइन चाहिए, और यानी इतना बड़ा जो ट्रक मैं हायर कर रहा हूँ, उसका फिर यानी आपको एक लीगल टेंडर बनाना पड़ता है। टेंडर कहते हैं कि आप एक लीगल परमिट बना रहे हो, आप यानी लोगों को बताएं कि भी मैं, मुझे कंटेनर चाहिए। तो फिर आपको कोई बंदा आएगा, वो कहेगा हाँ मेरे पास ट्रक है, मेरे पास ये कंटेनर है, आपसे इतनी फ़ीस लूँगा और आप ये मेरा यूज़ कर सकते हैं। बजाय इन सारी चीज़ों में खपने के, आप सिर्फ एक आउटसोर्सिंग करके किसी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को आप हैंडल कर दें, यानी आप उनको दे दें, वो लोग खुद उसको हैंडल कर लेंगे। लास्टली, आपका वर्कलोड काफ़ी डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि डिलीवरी जो है ना, जो आपकी लॉजिस्टिक्स है, किसी भी बिज़नेस के अंदर 2 मेन चीज़ें होती हैं। एक है उसकी उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरी है उसकी डिलीवरी, यानी उसकी लॉजिस्टिक्स। तो आउटसोर्सिंग हम इन दोनों की हम कर सकते हैं। तो आप समझिए कि आप 50% ऑफ योर वर्कलोड आप आउटसोर्स कर रहे होंगे। मगर इसका नुकसान ये है कि आपके पास डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहेगा, और आपकी रेपुटेशन रिस्क के ऊपर होगी। अगर खुदा न खास्ता इन डिलीवरी वालों से कुछ गलती होगी, कुछ उन्होंने मिसबिहेव कर लिया, तो नुकसान आपकी रेपुटेशन के ऊपर आएगा, और लोग इसको ब्लेम नहीं करेंगे, बल्कि लोग आपके ब्रांड को ब्लेम करेंगे। प्लस इट इज़ एक्सपेंसिव, डेफिनिटली फ्यूल कॉस्ट होती हैं, फिर इसकी यानी अगर कोई डिलीवरी नहीं पहुँची तो फिर उसकी इंश्योरेंस की कॉस्ट होती है, उसको दोबारा से सेंड करने की कॉस्ट होती है, तो बहुत सारी इसमें इसमें कॉस्ट होती हैं।